हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को पुष्पा क्लासेस में स्वागत है। और ये आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से देखें और समझें। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर ज्योग्राफी का है, भूगोल की पाठ्य पुस्तक। और पहला चैप्टर जो है वो है संसाधन। देखिए, आप लोग को बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा शायद, या फिर जो पढ़े होंगे अच्छे से बुक को, उसको पता होगा कि संसाधन होता क्या है। एक्चुअली संसाधन वैसी चीज़ जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है एवं उनके जीवन को आसान बनाता है, संसाधन है। ठीक है। संसाधन मेनली तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रूप से और मानव निर्मित रूप। तो जो चीज़ें प्रकृति द्वारा खुद से तैयार होती है वैसे संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, और जो मानव द्वारा तैयार की गई है उसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए यह है पानी, प्रकृति ने बनाया है। पहाड़, प्रकृति ने बनाया। कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ क्या है, प्राकृतिक संसाधन। लेकिन उसी में अगर हम लोग बात करेंगे कि कोई कैंसर का दवा तो मानव द्वारा बना गया है, तो यानी जैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मानव द्वारा निर्मित होती है वो सब मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। ठीक है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग को बुक में दिया होगा, तो आप लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। तो पृथ्वी पे जो संसाधन है ना, तो ये आपको एक जगह एक जैसा हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं कोयला मिलेगा, कहीं अभ्रक मिलेगा, कहीं पेट्रोलियम। ये सब चीज़ें क्या है, असमान रूप से विकसित हुई हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन एक्चुअली में बनते कैसे हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किस आधार पर बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब ये तीनों चीज़ों में विभिन्नता मिलेगा तो वहाँ पर संसाधन भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, कम, ज़्यादा, अधिक। ठीक है। दूसरा है, संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण है क्या, तो इसको समझते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब मान लीजिए कोई संसाधन है, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम, तो हम लोग इतना ना प्रयोग कर दे उसका कि पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो उसको हम लोग बचा के रखेंगे ना आने वाले भविष्य के लिए। तो उसको बचा के रखना और उसको सही उपयोग करना, या फिर उसको बढ़ने के लिए टाइम देना, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण यानी कि बचाओ, कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, सतत पोषणीयता क्या है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब मान लीजिए जैसे कोयला, अब हम लोग कोयला का प्रयोग करते हैं, तो कोयला का प्रयोग करके पूरा कंप्लीट रूप से ख़त्म कर देंगे। कोयला तो क्या है, एक लिमिट मात्रा में है ना धरती के नीचे, तो लगातार निकालते रहेंगे, उसका खनन कर करके उसका उपयोग करते रहेंगे, तो कोयला एक तरह से एक दिन ऐसा आएगा जो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कोयला, अभ्रक, ये सब सारे पेट्रोलियम वगैरह बनने के लिए वक्त चाहिए, और ये सब लाखों साल लगते हैं सब बनने में। अब मान लीजिए अभी हम लोग ख़त्म कर देंगे, तो आने वाले भविष्य में तो वो लोग कोयला उपयोग तो कर ही नहीं पाएगा। हम लोग फिर उन लोग को समझाएंगे कि एक समय हम लोग के टाइम में कोयला हुआ करता था हो जाएगा, जो अभी तो है उस टाइम क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के रखेंगे संसाधनों को। तो ऐसी जो सोच, ये विचार होते हैं ना, तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है। अब क्या है, सही उत्तर पर निशान लगाना आपको। तो निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। संसाधन को कौन सा निर्धारित नहीं करता, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ नहीं लगा हुआ। तो उपयोगिता, ये भी संसाधन को निर्धारित करता है। मूल्य, ये भी निर्धारित करता है। तो आपका मात्रा जो है ये सही निर्धारित नहीं करता। तो आपको क्या पूछा है, नहीं, तो हम लोग नहीं में टिक लगाएंगे, गा में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। अब आप लोग को हम अभी स्टार्ट करने से पहले बताए थे कि जो चीज़ें प्रकृति द्वारा होती है तो प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा, और जो मानव द्वारा होता है उसको मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। इसमें से आप लोग बताइए, झरने का जल तो प्रकृति द्वारा है। उष्णकटिबंधीय वन भी तो प्रकृति द्वारा होता है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है, खाली स्थान को फिल करना है।
ठीक है, क्या होगा इसमें, जैव संसाधन होते हैं, तो इसमें क्या फील होगा, जीव जंतुओं से भी उत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, का। कोई भी जैव संसाधन क्या होता है कि जीव जंतुओं से उत्पन्न होता है, ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भेद कीजिए, यानी कि अंतर स्पष्ट करना आपको, कौन कौन से संसाधन, एक संभाव्य संसाधन है और दूसरा वास्तविक संसाधन है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या है, अंतर क्या होता है, इसको हम लोग देखिए, इसमें बॉक्स में किया हुआ है तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। संभाव्य संसाधन क्या होता है, तो वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा ज्ञान नहीं हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोग को धरती के नीचे कोयला है, कितना कोयला है हम लोग को पता नहीं, तो क्या है ये संभावित संसाधन, क्योंकि संभावना हो सकता है कि ज़्यादा हो कम हो कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संसाधन क्या होता है, इन संसाधनों की मात्रा ज्ञान होता है, मान लीजिए हम लोग को पता है कि 100 टन कोयला है, तो वास्तविक एक्यूरेट पता हो गया ना कि इतना ही होगा, लेकिन जब पता ही नहीं है कि कितना है तो कि एक संभावना बता सकते हैं कि इतना ज़्यादा कम होगा, संभावित संसाधन हो जाएगा। दूसरा, इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा, परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी देख लीजिए हम लोग का जो दक्कन पठार है जिसमें महाराष्ट्र स्थित है, वो पूरा क्या है, एकदम फिक्स डिपॉजिट के तौर पे हम लोग का रखा हुआ है, यानी कि उसके नीचे हो सकता संसाधन बहुत अधिक मात्रा में हो, कि पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ से उपयोग अभी किया नहीं जा रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में कभी उपयोग हो। अब वास्तविक संसाधन में क्या हो जाएगा, इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जाता है, अभी जहाँ पर उपयोग किया जा रहा है वहाँ का तो हम लोग को मात्रा भी पता होगा, ठीक है, ये वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन, इस दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखिए, सर्वव्यापक संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जो आप सभी जगह पाए जाते हैं। सर्व का मतलब क्या होता है, समूचे, व्यापक मतलब पाया जाना, हर जगह जहाँ पाए जाएगा संसाधन उसको सर्वव्यापक संसाधन कहेंगे, सिंपल भाषा में, ठीक है। जैसे वायु हर जगह मिलेगा, सूर्य की रोशनी हर जगह मिलेगा, ये सब क्या है, सर्वव्यापक संसाधन है, और किसी को ज़्यादा किसी को कम भी नहीं मिलता, सबको इक्वल मिलता है। स्थानीय संसाधन देखिए, वे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, उदाहरण के लिए तांबा, लोहा, अयस्क, ठीक है। अब जिस जगह में सिर्फ एक ही चीज़ संसाधन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, स्थानीय संसाधन। जैसे अभ्रक, अभ्रक का जो हम लोग को सबसे ज़्यादा मात्रा में अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग का जो ये झारखंड में है ना सबसे ज़्यादा अभ्रक, तो कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है, कोडरमा। और कोयला के मामले में अगर कहा जाए तो हम लोग का जो हम लोग का एरिया जो है धनबाद वाला झरिया वहाँ से कोयला निकाला जाता है। और आप लोग को पता होगा कि सरिया नहीं समझिएगा, झरिया है, धनबाद में एक झरिया, तो ये झरिया जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला की मात्रा है, और वहाँ पर तो कई साल पहले आग लगा हो जो अभी तक बुझ नहीं पाया है। अगर आप लोग झारखंड से हो और अगर धनबाद में आप लोग गए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि किस प्रकार से अभी भी वहाँ पर आग धरती के नीचे धधक रहा है, जो अभी तक बुझा नहीं है, और कई सालों से पहले लगा हुआ आग। चलिए अब आगे देखते हैं, विश्व में कहाँ पर पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। चलिए आप लोग को बताना है विश्व में कहाँ पर पवन चक्की का उपयोग ऊर्जा के रूप में उत्पन्न की जाती है। तो आप लोग को पता होगा पवन चक्की होता क्या है, तो पवन चक्की एक्चुअली में क्या होता है उसको समझिए। देखिए आप लोग कभी देखे होंगे ऐसे होगा, और फिर इसका पवन चक्की ऐसे पंखा टाइप का बनल रहता है, ठीक है। एक्चुअली ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं, देखिए एक ऐसे मिल रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक रहता है मोटर लगा हुआ और इसके ऊपर पंख रहते हैं 3, ठीक है। अब ये घूमता है, जहाँ पर हवाएं क्लियर और तेज़ आती है ना अच्छे ढंग से, वहाँ पर इसको लगाया जाता है, और फिर इसके नीचे से वायर वगैरह कनेक्ट करके रखा जाता है, और ये यहाँ पर एक बिजली घर जैसा बनाया जाता है जहाँ से बिजली उत्पादन की जाती है। तो विश्व में कहाँ पर पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो वह है नीदरलैंड, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं, तो मानव संसाधन विकास क्या है, तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब हम लोग को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से हम लोग अपने डेवलपमेंट करेंगे। अब प्रकृति तो डेवलपमेंट हम लोग को नहीं कर देगा, कुछ भी करना होगा तो हम लोग को खुद से करना होगा, और खुद से करने के लिए क्या चाहिए, दिमाग, कौशल, स्किल्स चाहिए, और वो चीज़ें डेवलप करना ही मानव संसाधन का विकास कहलाता है, ठीक है।
संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। अब आप लोग बताइए संसाधन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो भविष्य के लिए भी रखना है ना बचा के। तो सबसे पहले देखिए, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करके, अब जितनी ज़रूरत हो हमको उतना ही, एक्स्ट्रा नहीं। हम लोग को क्या करते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही वेस्ट कर देते हैं संसाधनों का प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम, अब हम लोग देख रहे हैं कि जब एक बाइक से काम चल जा रहा है तो हम लोग को एक बाइक का ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 4 है तो चारों अलग अलग बाइक पे जाते हैं और चारों पेट्रोलियम को वेस्ट करते हैं। तो ये अगर ऐसा ना करके हम लोग अगर 2-2 करके 2 बाइक से ही जाए तो हम लोग 2 बाइक का पेट्रोलियम बचा सकते हैं। तो अगर इसी तरह अगर हम लोग सभी लोग सोचते हैं तो 4 व्हीलर में भी देखते हैं कि 4-6 आदमी बैठ सकता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि एक ही व्यक्ति चला के जा रहा है और बाकी फिर अलग अलग लोग अलग अलग बाइक से, गाड़ी या 4 व्हीलर से जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर 6 आदमी एक साथ जा सकता है तो 6 अलग अलग क्यों जा रहे हैं, 6 का 5 का तो पेट्रोलियम बचेगा ना। तो इसको बचाना हम लोग को ज़रूरी है अगर हम लोग संसाधन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो। अब दूसरा देखिए, संसाधनों के पुनः चक्रण द्वारा, संसाधन का अगर हम लोग पुनः चक्रण करेंगे तो हम लोग संसाधन को बचा सकते हैं। संसाधन को पुनः उपयोग करके हम लोग फिर से उपयोग करके उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे अगर कुछ बच गया तो उसका फिर से उपयोग करिए दोबारा, तो क्या होगा, संसाधनों का पुनः उपयोग होता है। जैसे कोयला जलाएं हम लोग, वेस्ट हो गया, फिर उसके नीचे जो बचता है हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग पुनः उसका भी उपयोग कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार एक वस्तु को महत्वपूर्ण संसाधन बनाया जाता है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। हम लोग के पास टेक्नोलॉजी जब नहीं था तो हम लोग बहता जल को छोड़ देते थे, लेकिन अभी देखिए हर जगह डैम वगैरह में, बड़े बड़े डैम में वहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है उसके पानी के बहाव के कारण। भारत के कोई 2 क्षेत्र बताइए जहाँ पर पवन फार्म स्थापित किए गए। तो भारत का देखिए 2 प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर पवन फार्म लगाया गया, जहाँ से पवन ऊर्जा होता है, तमिलनाडु का नगरकोइल और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में हवाएं बिल्कुल एकदम फ्रेश और सामान्य रूप से बहती है, इसलिए वहाँ पर पवन चक्की लगाया गया है। परितंत्र की संरक्षा हेतु हमारा क्या कर्तव्य है। तो हम लोग के क्या कर्तव्य है उसको देखिए। सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, यानी कि आगे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए रखना हो। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को की हानि को कम किया जाए। ठीक है, ये पॉइंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। वास्तविक और संभाव्य संसाधनों के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो वास्तविक और संभाव्य संसाधन तो हम लोगों ने पहले समझा अंतर, अभी एग्जाम्पल समझिए। जर्मनी के रूप क्षेत्र प्रदेश में कोयला, पहला क्या है, वास्तविक संसाधन का एग्जाम्पल है। जर्मनी के रूप प्रदेश में क्या है, कोयला। पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, वास्तविक संसाधन का, जहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है अभी। असंभाव्य संसाधन में देखिए, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम का एक संभाव्य संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, एक संभावना है, क्लियर नहीं। सामान्य संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए इसका 3 पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में, मानव निर्मित संसाधन के रूप में और मानव संसाधन के रूप में। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो प्राकृतिक संसाधन बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ, जो संसाधन वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जल, मृदा। ठीक है, अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधन में अंतर बताइए। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको एग्जाम्पल सहित याद रखिएगा। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, यानी कि ऐसे संसाधन जिससे हम लोग पुनः उसका नया रूप दे दें और नए रूप में उसको ढाल लेते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है तुरंत, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे उदाहरण पेट्रोलियम, कोयला। अब मान लीजिए कोई भी संसाधन को बनने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, आप लोग को चैप्टर वाइज हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे कि किस प्रकार कोयले का निर्माण होता है, पेट्रोलियम बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, अब ये था आप लोग का क्लास 8 का ज्योग्राफी, जो SST के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको आशा करते हैं अच्छे से समझे होंगे, और अगर आप लोग को आगे की भी वीडियो देखनी है, इससे रिलेटेड आपको हर
चैप्टर वाइज हम आप लोग को करवाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग रेगुलर देखते रहें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।